अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इकनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात, खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार और खाम मुल्की पैदावार के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके फोर्थ कॉन्सेप्ट कौमी आमदनी के बारे में पढ़ेंगे। खाम कौमी पैदावार में से अमले फरसोदगी के अखराजात जो कि हमें मशीनों की तजदीद व मुरम्मत के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उन्हें मन्हा कर दिया जाए तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। खालिस कौमी पैदावार में कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और बिक्री टैक्सेस वगैरह। अगर इन्हें मन्हा कर दिया जाए, खालिस कौमी पैदावार में से इन्हें मन्हा कर दिया जाए और इसमें आने जमा कर दिए जाएँ, जो हमें हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ छूट मिलती है, आमदाद मिलती हैं, उन्हें खालिस कौमी पैदावार में जमा कर दिया जाए तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। कौमी आमदनी 4 आमदनी पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाए के मुआवज़ों का मजमुआ भी होती है। कौमी आमदनी को हम मसावात की सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं: कौमी आमदनी इज़ इक्वल टू खालिस कौमी पैदावार माइनस बिलवास्ता टैक्स प्लस आने। इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म वाई इज़ इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। कौमी आमदनी का 5वां कॉन्सेप्ट शख्सी आमदनी है। शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो अलहदा तौर पर तमाम अफराद साल भर में कमाते हैं। मसलन एक डॉक्टर साल भर में 5 लाख रुपए कमाता है तो ये उसकी शख्सी आमदनी होगी। इसी तरह से अगर एक उस्ताद जो है वो माहाना 60,000 रुपये कमाता है तो वो उसकी शख्सी आमदनी होगी। शख्सी आमदनी में मंदरजा ज़ैल रकूमात शामिल होती हैं। नंबर 1, इसमें इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं। ये ऐसी अदायगियाँ होती हैं जो इंसान को बगैर किसी मेहनत के हासिल होती हैं, मसलन पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, इमदाद वगैरह, और ये रकूम खाम कौमी पैदावार में शामिल नहीं होती। नंबर 2, इसमें शख्सी आमदनी में बराह रास्त टैक्सेस भी शामिल होते हैं। नंबर 3, शख्सी आमदनी में मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के वो मुनाफाजात शामिल होते हैं जो इसके हिस्सेदारों में तकसीम ना किए गए हों। कौमी आमदनी का 6वां कॉन्सेप्ट है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं वो सारे के सारा हमारे तसर्रुफ में नहीं होता, यानी उस तमाम आमदनी को हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसमें कुछ बराह रास्त टैक्सेस और दीगर अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। अगर हम शख्सी आमदनी में से इन तमाम तरह के टैक्सेस और दीगर अदायगियाँ, मसलन समाजी बहबूद फ़ंड वगैरह को माइनस कर दें तो हमारे पास का जो आमदनी आएगी वो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाएगी। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी को मसावात की सूरत में इस तरह से लिखा जाता है: काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी इज़ इक्वल टू शख्सी आमदनी माइनस बराह रास्त टैक्स। इट कैन आल्सो बी रिटन YD इज़ इक्वल टू Y माइनस T। हेयर YD स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम एंड Y इज़ इक्वल टू पर्सनल इनकम, T स्टैंड फॉर द टैक्सेस। कौमी आमदनी का 7वां और आखिरी कॉन्सेप्ट है फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी से मुराद औसतन फ़ीकस सालाना आमदनी ली जाती है, यानी किसी मुल्क में एक फ़र्द की औसतन सालाना आमदनी उसी मुल्क की कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करके मालूम किया जा सकता है। फ़ीकस औसत आमदनी बराबर है कुल कौमी आमदनी बटा कुल आबादी। कुल कौमी आमदनी और कुल आबादी दोनों अगर एक ही शरह से बढ़ रही हों तो इसका मतलब है कि फ़ीकस औसत आमदनी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, और अगर कौमी आमदनी ज़्यादा शरह से बढ़ रही हो और कुल आबादी कम शरह से बढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि फ़ीकस आमदनी बढ़ रही है। और अगर कुल कौमी आमदनी कम शरह से बढ़ रही है और कुल आबादी ज़्यादा शरह से बढ़ रही है तो फ़ीकस औसत आमदनी जो है वो कम होती चली जाएगी। फ़ीकस आमदनी के पेश नज़र दुनिया के ममालिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: तरक्की याफ्ता ममालिक, नीम तरक्की याफ्ता ममालिक और पसमानदा ममालिक। तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़ीकस आमदनी 20,000 अमरीकी सालाना डॉलर से ज़्यादा होती है, और इसमें स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल होते हैं। जबकि नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारे पास जो हैं वो उनकी फ़ीकस आमदनी 2,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा और 20,000 डॉलर से कम होती है। इन ममालिक में जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, मलाइशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की और रूस वगैरह शामिल होते हैं। तीसरे नंबर पर पसमानदा ममालिक आते हैं। पसमानदा ममालिक की फ़ीकस आमदनी 2,000 अमरीकी डॉलर से भी कम होती है, जबकि बाज़ ममालिक की फ़ीकस आमदनी चंद सद अमरीकी डॉलर होती है। इनमें मिस्र, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसे ममालिक शामिल होते हैं। ये थे 7 कॉन्सेप्ट कौमी आमदनी के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे हम 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी के बारे में पढ़ेंगे। हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी।
साल भर में अशिया और खिदमात की कितनी मिकदार पैदा होती है उसे हम हकीकी कौमी आमदनी कहते हैं। लेकिन अगर हम इन अशिया और खिदमात को बाज़ारी मालियत के लिहाज से इनका अंदाज़ा लगाया जाए तो इसको ये ज़री कौमी आमदनी के ज़ुमरे में आएगी। चूँकि पैदावार को मापने के पैमाने मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ चीज़ों को ग्राम में मापा जाता है और बाज़ चीज़ों को मीटरों में मापा जाता है। लिहाजा कौमी आमदनी की कुल मिकदार मालूम करने के लिए ज़र की इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अशिया और खिदमात की बाज़ारी कीमतों के पेश नज़र कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर महज कीमतें बढ़ जाने से अशिया और खिदमात की मालियत में इजाफा हो जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी बढ़ गई है, बल्कि ये ज़र की सूरत में इजाफा हुआ है तो हम कहते हैं कि ज़री कौमी आमदनी में इजाफा हो गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर अशिया और खिदमात की कीमतें कम होने से मुल्क में ज़र की कम होने से अशिया और खिदमात की मालियत में कमी आ जाए तो हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो गई है, बल्कि कमी जो है वो ज़री कौमी आमदनी में आती है। हकीकी कौमी आमदनी का ताल्लुक अशिया और खिदमात की मिकदार के साथ होता है, ना कि अशिया और खिदमात की कीमतों के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।